Dear students, my name is Engineer Ajad Siddiqui and you are watching FS Academy of Science. In today's video lecture, we are going to talk about question number 71 onwards. And this will be the last video of this objective series as we have already finished around 300 questions. And if you complete that 300 questions, you'll be able to answer any questions which is being asked in your Bihar board. So let's start the video without wasting any time. So let's start from question number 71. क्वेश्चन नंबर 71 में पूछ रहा है व्हेन एन एमीटर इज शंटेड इट्स टोटल कंडक्टेंस। कंडक्टेंस नहीं लिखा हुआ होना चाहिए था, इट्स मेजरिंग कैपेसिटी लिखा हुआ होना चाहिए था। यानी जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा यानी इसकी मेजरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। शंट इसीलिए किया ही जाता है। तो गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर बनाते हैं और शंट इसीलिए करते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो, और एमीटर बनता है तो ज़्यादा करंट मेजर करता है तो इंक्रीज हो जाएगा। सो शंट करने पे इसकी माप सीमा बढ़ जाती है, सो इंक्रीज। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 72। द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और यहाँ से निकालते हैं तो फाई इज इक्वल टू एल आई। तो इस एल को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। सो फाई का यूनिट होता है वेबर और आई का यूनिट होता है एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर इसका यूनिट हुआ, और वेबर पर एम्पियर को हम बोलते हैं हेनरी। तो इसका यूनिट होता है हेनरी। और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पूछेगा तो आप बोलिएगा हेनरी, या वेबर पर मीटर बोलते, वेबर पर मीटर नहीं, पर एम्पियर। फिर से एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा मैसअप हो गया, मैं फिर से लिख देता हूँ। इसको ऐसे लिखेंगे, जो फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, और यहाँ से हम निकालते हैं तो फाई इज इक्वल टू एल आई, और जब एल निकालते हैं तो हो जाता है फाई अपॉन आई। सो फाई बना वेबर और आई बना एम्पियर। सो वेबर पर एम्पियर को हम बोलते हैं हेनरी। सो वेबर पर एम्पियर इक्वल टू हेनरी। सो द यूनिट वी आर गोना यूज ओवर हियर हेनरी, क्योंकि ऑप्शन में हेनरी है। सो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में हेनरी है, लेकिन इसका एक और यूनिट होता है वेबर पर एम्पियर। नीचे मैंने मेंशन भी कर रखा है, हाँ नीचे मेंशन भी कर रखा है। ओके, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो इज फैराडे लॉ पे, और डेट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, यानी डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 74। इलेक्ट्रोमैग्नेट द ऑप्टिकल फाइबर वन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आपको मालूम है टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है ये टी आई आर। सो टी आई आर लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। द परमियाबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो परमियाबिलिटी होती है, म्यू होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है म्यू इक्वल टू 1, म्यू इज लेस देन 1, म्यू इज बहुत ज़्यादा होता है, म्यू इज मच लार्जर देन 1, यानी बहुत ज़्यादा होता है 1 से। सो म्यू इज इक्वल टू 1 भी होगा ऑप्शन में, तो यही आंसर लिखना है। 1 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही होता है। आगे बढ़ेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ कई बार बताया जा चुका है, एम्पियर मीटर होता है। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम होता क्या है 2ml। तो 2 का कोई यूनिट नहीं होगा, एम का क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और एल इधर ला दोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो एम से एम कट गया। सो एम का यूनिट बना एम्पियर मीटर। सो कई तरीके से मैंने पीछे बताया हुआ देख लीजिएगा, यानी एफ अपॉन बी से भी निकाल सकते हैं हम। एनीवे एम्पियर मीटर बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया है पीछे के वीडियो लेक्चर्स में। आगे बढ़ेंगे। द इक्वेशन ऑफ ऑफ एन ए सी इज रिप्रेजेंटेड बाई आई इज इक्वल टू 0.6 साइन 100 पाई टी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी इज। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आप कंपेयर कीजिए इससे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, तो ओमेगा के जगह पे 100 पाई है और आई नॉट के जगह पे 0.6 है। एनीवे 0.6 हमसे नहीं पूछ रहा, आई नॉट हमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर आप कंपेयर करें इस इक्वेशन से, अगर आप कंपेयर करें इस इक्वेशन से, तो ओमेगा के जगह पे क्या आ रहा है? ओमेगा के जगह पे यहाँ पे 100 पाई आ रहा है। सो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा 100 पाई। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100 पाई
अपॉन ओमेगा के जगह पे 2 पाई एफ लिखा है, एफ यहीं छोड़ देंगे तो 2 पाई नीचे चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 से 100 कैंसिल होगा तो 50। सो फ्रीक्वेंसी आया 50 हर्ट्ज। सो द फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने कर रखा है यहाँ पे। तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो 100 पाई इज इक्वल टू 2 पाई एफ, यहीं से कटा दिए तो ये डन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज, रिएक्टेंस मतलब प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ये भी ओम ही होता है। और देखा जाए तो एक तरह का ये भी एक रेसिस्टेंस ही है। ये दो तरह का होता है, एक बोलते हैं हम लोग एक्सएल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक होता है एक्स सी, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है। सो एक्सएल होता है ओमेगा एल के बराबर और ये होता है 1/ओमेगा सी के बराबर। यानी अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ एल के बराबर और ये हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी के बराबर, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ। सो अगर आपको इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस को बोलते हैं हम लोग एक्सएल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्ससी। एक्सएल को हम लिख सकते हैं ओमेगा एल और ओमेगा के जगह पर अगर 2 पाई रख देंगे 2 पाई एफ तो हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी को हम बोलते हैं 1/ओमेगा सी। सो 1/ओमेगा के जगह पे 2 पाई एफ रख देंगे तो 1/2 पाई एफ सी। तो ये भी बार बार पूछा जाता है, देख लीजिएगा, आगे भी मैंने पीछे ही बताया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। एनीवे ये ख़त्म ही होने वाला है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। इतना आप कर लेंगे तो 100% आप 35 क्या आराम से 50-60 बना दोगे। द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। सो पीछे के वीडियो लेक्चर में बताया गया है ई क्रॉस बी के पैरेलल दिया जाता है, ई क्रॉस बी, यानी ये तीनों एक्सिस है। तो अगर इसको x मान लें, इसको y मान लें, इसको z मान लें, तो अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर मैग्नेटिक फील्ड और वेव इधर आगे बढ़ेगा। सो ई क्रॉस बी से निकाला जाता है, ई क्रॉस बी से। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ई क्रॉस बी के समानांतर या पैरेलल। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ेंगे। द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव इज सपोर्टेड बाय, पोलराइजेशन होता है, ये ध्रुवण से पता किया जाता है, पोलराइजेशन इसको सपोर्ट करती है। आगे बढ़ेंगे। पहले माना जाता था लाइट को लॉन्गिट्यूडनल नेचर का, लेकिन बाद में पता चला पोलराइजेशन से ने इसको सपोर्ट किया, तो बाद में ट्रांसवर्स नेचर, पोलराइजेशन सपोर्ट करती है ट्रांसवर्स नेचर को। आगे बढ़ेंगे। विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाई इन इंफ्रारेड रीजन, हम्फ्री सीरीज, फंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में रहती है, तो लाइमन सीरीज नहीं लाई करता, किसमें, इंफ्रारेड रीजन में लाई नहीं करता। आगे बढ़ेंगे। बीटा रेज गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय, बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ। देखिए बीटा रेज होती क्या है, बीटा रेज का मतलब इलेक्ट्रॉन, और बीटा दो तरह का, बीटा प्लस होता है और बीटा माइनस भी होता है। सो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सो ये ग्रेविटेशनल फील्ड से तो नहीं होगा डिफ्लेक्ट, हटाइए इसको, हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मास भी तो है इसके पास, हो सकता है। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये भी हो सकता है। ओनली मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो बोथ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सही है। तो यहाँ पे चार्ज की वजह से ले रहा है, तो ले लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफ्लेक्ट सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। मतलब बी और सी दोनों हो सकता है, ए बी सी, मतलब बी सी दोनों हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड से भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। डायोड इज यूज्ड एज, डायोड को रेक्टिफायर के तौर पे यूज किया जाता है। सो डायोड एज रेक्टिफायर पढ़ाया जाता है सेमीकंडक्टर में, तो एज हाफ वेव रेक्टिफायर, एज फुल वेव रेक्टिफायर। सो हाफ रेक्टिफायर के तौर पे यूज किया जाता है, डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर। आगे बढ़ेंगे। पावर फैक्टर ऑफ एल आर सर्किट, एल आर सर्किट में कहीं भी पावर फैक्टर निकालना हो तो कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड करते हैं हम, और आर बाई जेड क्या होता है, एल आर का जेड होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का अंडर रूट। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, आर बाई
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसके जगह पे अगर आपको ऐसा हुआ लिखा हुआ मिले तो भी मारिएगा, क्योंकि एक्सेल ओमेगा एल ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है एक्सेल, तो इसका भी स्क्वायर रहे नीचे, यानी आर बाई इतना भी रहे तो भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। द डिप एंगल एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ, पीछे बताया था मैंने, इक्वेटर पे 0 और पोल पे 90। सो 0 से 90 वेरी करता है ये। सो पोल पे पूछा है, मैग्नेटिक पोल पे 90। सो 90 एट मैग्नेटिक पोल, सो 90। आगे बढ़ेंगे। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा एंड वेवलेंथ लेमडा इज, लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा एक्चुअली होती है E इज इक्वल टू एच इंटू फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी क्या होता है C अपॉन लेमडा, तो एच सी अपॉन लेमडा। ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है H इंटू एफ, या ऐसे लिखा रहता है H इंटू नू। फ्रिक्वेंसी को अगर नू से सूचित करोगे तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इज, ये कंटिन्यूस रहता है, सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम का नेचर होता है वो कंटिन्यूस होता है। आगे बढ़ेंगे। द कलर ऑफ लाइट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी लाइट का कलर जो होता है उसके फ्रिक्वेंसी से की वजह से होता है, फ्रिक्वेंसी के कारण होता है। जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई तो कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज, मतलब उसका कलर चेंज नहीं होता है। अगर पहले मीडियम से ब्लू लाइट एंटर कर रही है तो दूसरे मीडियम में भी ब्लू लाइट ही रहेगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0, आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस 0 और आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट। ये याद रखिएगा, पीछे भी कई क्वेश्चन ऐसा आया है, यहाँ लिखा भी हुआ है आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट होता है, आइडियल एमीटर का 0 और आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हीरे का होता है डायमंड, डायमंड का होता है 2.42 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 24.4, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 और क्रिटिकल एंगल 24.4। याद है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा और क्रिटिकल एंगल सबसे कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा और क्रिटिकल एंगल 24.4 सबसे कम होता है। यहाँ नीचे मेंशन भी है, नीचे यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नोट्स वी हैव। द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। कई बार इसको पूरे डिटेल में बताया हूँ। लीनियर का हो जाता है लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, तो कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्यू अपॉन ए, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। यानी लीनियर में क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, तो यहाँ पे कूलम पर मीटर ओनली, और सरफेस में कूलम पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम में कूलम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 92। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव भी होता है और ये फोर्स सेंट्रल फोर्स भी होता है, तो कंजर्वेटिव का ऑप्शन है तो कंजर्वेटिव मार दीजिए। आगे बढ़ेंगे। 1 कूलम चार्ज इन ESU, 1 ESU में जैसे 1 कूलम का चार्ज 3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। सो CGS में इसको बोलते हैं हम लोग 3 इंटू 10⁹, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है इसका 3 इंटू 10⁹ ESU, या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो को हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। सो इसको जब हम देखते हैं तो आता है ये 1.76 इंटू 10⁻11 चार्ज का कूलम और मास का केजी, कूलम पर केजी। लेकिन आपके एग्ज़ाम में जो आता है ना उसमें राउंड फिगर करके दिया रहता है, तो 1.76 को आप राउंड फिगर करोगे तो 1.6 को ड्रॉप करोगे तो 8 लिखना पड़ेगा, तो 1.8 इंटू 10⁻11 ऑप्शन में रहता है, तो आप मार देंगे 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। और अगर ऑप्शन रहा 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, तो एग्जैक्ट यही है, 1.76 वाला एग्जैक्ट है, लेकिन ऑप्शन में आपको मिलता है 1.8 के लगभग, तो ये मारिए, एक्चुअल में ये है 1.76 वाला। आगे बढ़ते हैं। निकेल इज, तो मैंने कल के वीडियो लेक्चर में बताया था कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट और अल्निको, आयरन, निकेल, कोबाल्ट
और एल्निको, ये मटेरियल्स को फेरोमैग्नेटिक बोला जाता है। याद रखिएगा, 4 ही 5 है ये, इसी का बार बार पूछा जाता है। ये जो 4 5 है ना, इसी को बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। सो फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर का क्या हो जाएगा, प्लेन है तो इनफाइनाइट, सो इनफाइनाइट। आगे बढ़ेंगे। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक करंट इज, किरचॉफ्स लॉ है ये, किरचॉफ्स लॉ से इसको केसीएल है तो जीरो होता है। यानी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी पॉइंट पे जितने भी करंट्स आ रहे हैं उनका बीजगणित योग यानी अलजेब्रिक सम जीरो होता है। तो ये केसीएल है। एक और लॉ उनका केवीएल, जहाँ पे वोल्टेज को जीरो बोला जाता है। तो ये केसीएल है तो ये जीरो हो जाएगा। ऑप्शन में जीरो है क्या, ऑप्शन में जीरो, सो दिस इज जीरो। आगे बढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू ये 0 से 1 के बीच मेंटेन की जाती है। सो 0 से 1 के बीच रहता है, 1 से एक्सीड नहीं करना चाहिए ये। सो ऑप्शन क्या क्या है इसका, ऑलवेज जीरो नहीं, 0 से 1 के बीच रहता है, 0 और 1 का ऑप्शन सी, 0 से 1 के बीच इसको मेंटेन किया जाता है। सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, आयाम मॉडुलन सूचकांक, इसको मान 0 से 1 मेंटेन किया जाता है हमेशा। आगे बढ़ेंगे। कूलम फोर्स इज, सेंट्रल फोर्स तो है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, यानी बोथ। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी बोथ। आगे बढ़ेंगे। बेसिक गेट्स आर, कई बार बताया गया है, एंड और नॉट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, आर इक्वल टू आर नॉट और मास नंबर का पावर 1/3। सो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। आर नॉट एक कांस्टेंट होता है, यहाँ पे सब मेंशन है। आर नॉट एक कांस्टेंट होता है 1.2 फॉर्मी, यानी 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर। सो और ए क्या है, मास नंबर। सो आगे बढ़ेंगे हम लोग। द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन, जब उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो ना तब बोला जाता है। एक वर्णिक प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं, कला संबंध कहे जाते हैं अगर उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। सो इंटेंसिटी इज इक्वल, एम्पलीट्यूड इज इक्वल, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। सो सी, ऑप्शन नंबर सी। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट इज, तो देखिए ये अलग अलग लोग अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं इसका। सो बिहार बोर्ड में जो ऑप्शन सही होता है वो 1 मिनट का होता है, लेकिन जो ह्यूमन का प्यूपल साइज है, जो आँख का ह्यूमन आई का प्यूपल साइज है, वो 2 mm से 4 mm के बीच डिफर करता है ये। सो अगर आप 2 mm लेके कैलकुलेशन करेंगे तो अलग वैल्यू आएगा, और 4 mm लेके कैलकुलेशन करेंगे तो अलग वैल्यू आएगा। लेकिन बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से 1 मिनट सही आंसर है। अगर डिग्री में पूछेगा तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करके बता दीजिए। सो यहाँ मिनट में पूछा है तो 1 मिनट। आगे बढ़ेंगे। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, a monochromatic light of wavelength 6000 angstrom in vacuum enters a medium of refractive index 1.5, the wavelength of it in the medium, निर्वात से 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य की एक वर्णिक प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है तो इस माध्यम का तरंग दैर्ध्य होगा। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। सो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है λ1/λ2 इज इक्वल टू म्यू। सो यहीं से हम निकाल लेते हैं। म्यू दूसरे मीडियम का दिया है, सो म्यू इज इक्वल टू λ1/λ2। सो दूसरे मीडियम में वेवलेंथ पूछ रहा है ना, दूसरे मीडियम में तो λ2 निकालना है। λ2 को शिफ्ट कर दीजिए इधर तो ये हो जाएगा λ2 इज इक्वल टू λ1/म्यू। सो λ2 इज इक्वल टू λ1 दिया है 6000 और म्यू दिया है 6000 और म्यू दिया है λ2 इज इक्वल टू 6000 दिया है λ1 और म्यू दिया है 1.5। तो 6000 को 1.5 से आप डिवाइड कीजिएगा, 1.5 से भाग दीजिएगा 6000 में तो आ जाएगा 4000। सो 4000 इज द करेक्ट ऑप्शन, 4000 इज द करेक्ट ऑप्शन।
नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है, ये एक्सप्लेन भी किया गया है। इफ़ टू कोहेरेंट सोर्सेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d emit wave of wavelength lambda and distance between screen and plane of source b capital D, the angular fringe width क्या होता है, lambda upon a होता है, थीटा इक्वल टू lambda upon a। अगर d माने हो, यहाँ पे d माना गया है तो lambda upon d हो जाएगा। अगर आप a मानिएगा, सोर्स के बीच का डिस्टेंस अगर a मानिएगा, दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस d के जगह a मानिएगा तो lambda upon a हो जाएगा। अगर d माने हैं तो lambda upon d। सो थीटा इज इक्वल टू lambda upon d। सो थीटा इज इक्वल टू लेमडा अपॉन डी या लेमडा अपॉन ए। तो ऑप्शन में लेमडा अपॉन डी है तो लेमडा अपॉन डी। अगर ए माने होते आप तो ए लिखते। द फेज डिफरेंस फाई इज रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज। सो ये होता है कुछ फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई। सो अगर डेल्टा एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये लेमडा इधर चला जाएगा, 2 पाई नीचे। सो लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई। सो लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। तो दोनों आपको पता चल गया डेल्टा एक्स से कैसे रिलेटेड है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। पाथ डिफरेंस इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इक्वल टू, ये पीछे में भी आया था, पाथ डिफरेंस की जगह वहाँ पे गलती से इंग्लिश फेज डिफरेंस लिखा गया था, हिंदी में पथांतर ही था। सो 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2 ऐसा होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। सो ऑप्शन सी यहाँ पे पहले से मारा हुआ है। फ्रेजनेल डिस्टेंस z इज गिवन बाई ए स्क्वायर बाई लेमडा होता है। सो ए स्क्वायर बाई लेमडा याद रख लीजिए, ए स्क्वायर बाई लेमडा। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप ये होता है a बाई 1.22 लेमडा, a बाई 1.22 लेमडा रिजॉल्विंग पावर। और माइक्रोस्कोप का भी यहाँ पे लिख दिया हुआ, माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर ये होता है 2 म्यू साइन बीटा बाई 1.22 लेमडा। और मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट टू बी रिजॉल्व। दो ऑब्जेक्ट जिनको रिजॉल्व करना उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस पूछेगा तो 1.22 लेमडा बाई 2 म्यू साइन बीटा, और रिजॉल्विंग पावर इसके उल्टा होता है। सो इसको उलट दीजिए तो रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा माइक्रोस्कोप का 2 म्यू साइन बीटा बाई 1.22 लेमडा। इसका डेरिवेशन भी कराया गया है क्लास में, आगे बढ़ेंगे। द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर 1002। सो क्या क्या है, 1002। सो फॉर्मूला लिखिए 1248, 1248। सो क्या है 100, सब वन ही है, 1001, सॉरी ये 1 रहेगा ना, 1001। तो 8 के नीचे 1 है, सो 8, और 1 के नीचे 1 है, सो 8 1 9, क्योंकि जीरो वाला नहीं लेते हैं। सो 9 इसका हो जाएगा 9, 9 मारा हुआ है ठीक, 9 हो जाएगा। 8 के नीचे 1 है तो 8 ले लेंगे, फिर 1 के नीचे 1 है तो 8 + 1 9। यहाँ पे ट्रिक भी दिखाया गया है, दूसरा ट्रिक है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बहुत शानदार ट्रिक है। 1 2 4 8 16 जहाँ तक नंबर हो बढ़ते जाइए। और ये ट्रिक मैंने पीछे एक बताया है, एक वीडियो है मेरा, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। 10 सेकेंड में आंसर मिलेगा आपको। आगे बढ़ेंगे। और अटेंडेंस नहीं लग रहा है, सब लड़के कुछ आ ही नहीं रहा है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। एनीवे, दिस इज द लास्ट वीडियो। आफ्टर दिस आई वॉन्ट बी अपलोडिंग एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोशिश करूंगा डालने के लिए, टाइम का थोड़ा मसला है, लेकिन कोशिश करूंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन डालने का। द एंगुलर डिस्पर्सिव पावर फॉर ए प्रिज्म इज, आगे कई बार बताया गया है, म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे वाई नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये होता है म्यू वाई माइनस 1। सो ये होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, हाँ यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ये सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। पीछे के वीडियो में इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। सो एंगुलर डिस्पर्सन और एंगल ऑफ डिस्पर्सन को भी पूरा डिटेल में दिखाया गया है, और डिस्पर्सिव पावर को भी पूरे डिटेल में दिखाया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस 1/मीटर को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। सो डायोप्टर होता है एसआई यूनिट, और 1 डायोप्टर 1/मीटर के बराबर होता है। सो डायोप्टर। आगे बढ़ेंगे। एन एयर बबल इनसाइड वाटर वर्क्स एज, सो ये डाइवर्जिंग लेंस जैसा बिहेव करता है, डाइवर्जिंग लेंस लिख देंगे हम लोग।
सो डाइवर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्केव लेंस, नीचे लिखा भी हुआ है यहाँ पे कॉन्केव लेंस, सो डाइवर्जिंग लेंस जैसा बिहेव करेगा। व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स ए ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, सो इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 5/3, तो ये हो जाएगा ए लाइट रे इज गोइंग टू वाटर फ्रॉम ग्लास देन इट्स क्रिटिकल एंगल, वाटर से ग्लास, सो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, क्रिटिकल एंगल निकाल लीजिए। सो यहाँ पे पूरा दिखाया गया है म्यू साइन आई सी इक्वल टू म्यू डब्लू, सो यहाँ से रख दिया गया है म्यू जी को इधर ले जाएंगे तो साइन आई सी यहाँ पे लिखा हुआ है साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू डब्लू बाई म्यू जी। म्यू ऑफ वाटर दिया है 4/3 और म्यू ऑफ जी दिया है 5/3, ये पलट के जाएगा या 3/3 काट दीजिए 4/5, तो यहाँ पे आई सी कितना आएगा साइन इनवर्स 4/5, साइन को इधर ले जाएंगे आप, साइन को जब आप ट्रांसफर करेंगे उधर तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, यहाँ पे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, सो log 2/λ होता है लेकिन ये बेस 10 नहीं रहता है, तो ये नहीं होगा, बेस ई रहता है या नेचुरल लॉग होता है वो, सो ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि बेस 2 जिसमें log 2 जिसका बेस ई रहता है या नेचुरल log 2 का वैल्यू होता है 0.693/λ, सो ये सही है, या इसके जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ हो log 2 बेस ई बाई लेमडा तो भी सही हो जाएगा, यानी ये 10 के जगह पर अगर ई लिखा हुआ हो तो सही हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ लिखा भी हुआ है टी हाफ का। आगे बढ़ेंगे, डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच इंटू फ्रिक्वेंसी, एच इंटू नू, अब यहाँ से एच निकालिएगा तो क्या हो जाएगा ई अपॉन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड, सो 1/t, और ई का हो जाएगा ML_t-2, ML2t-2 और बटे में 1/t, टी पलट के ऊपर जाएगा, h इज इक्वल टू ई अपॉन नू, यहाँ से देखेंगे हम लोग तो ई का होता है ML2t-2 और फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड, ये टी पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ML2t-2 इंटू टी, और t-2 में से t निकल जाएगा तो ये बचेगा ML2t-1, ML2t-1, अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा गया है। द नेचर डैट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई डेविसन जर्मर वॉज, डेविसन जर्मर ने डॉट डॉट प्रकृति का स्थापित किया था, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर का एक्सपेरिमेंट हुआ था, डेविसन जर्मर ने किया था और एक जीपी थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन के बेटे, उन्होंने अलग एक्सपेरिमेंट से किया था और इन दोनों ने अलग एक्सपेरिमेंट से किया था, सो दोनों को नोबेल प्राइज जो मिला था दोनों ने शेयर किया था एक साथ इसी के लिए, तो वेव नेचर इलेक्ट्रॉन का इन्होंने प्रूफ किया था। आगे बढ़ेंगे, वेव लेंथ ऑफ ए पार्टिकल हैविंग मोमेंटम p इज गिवन बाय, p संवेग वाले पदार्थ का तरंग दैर्ध्य होता है तो लेमडा इक्वल टू h अपॉन पी, और अगर मास और वेलोसिटी के टर्म में दिया होता तो ये हो जाता लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन एम भी, तो यहाँ पे p मोमेंटम दिया है तो लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी। द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m बाई ए पोटेंशियल डिफरेंस v विल बी, किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को भी विभव से त्वरित किया जाए तो पार्टिकल की डी ब्रॉय वेवलेंथ होगी, तो ये होता है लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन 2m/e_v, सो यहाँ पे q चार्ज दिया है तो e के जगह पे q आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h बाई 2m/q इंटू वी अंडर रूट, सो ऑप्शन नंबर सी सही है। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सब एक्सप्लेनेशन भी है, इलेक्ट्रॉनिक केस में ई आ जाता है और इसके जगह पे हम लोग के भी लिख सकते हैं, ई भी को के बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन ईच हैव वेवलेंथ 1 नैनोमीटर
विच हैज़ ग्रेटर मोमेंटम, तो दोनों का सेम ही होगा, मोमेंटम दोनों का सेम होगा, क्योंकि उनका वेव मोमेंटम का फॉर्मूला कहाँ से निकालोगे, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और मोमेंटम पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा निकालोगे तो दोनों का सेम ही आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। The number of photons of frequency 10 to the power 14 hertz in radiation of 6.6 joule will be, so आपको मालूम है E इज इक्वल टू एच नू, तो एन एच नू कर लो और N इज इक्वल टू ई अपॉन एच नू कर लो। सो यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है और एनर्जी दिया हुआ है, और आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 to the power -34, ये सब रखेंगे तो आ जाएगा, और ये आएगा कुछ 10 to the power 20 के आसपास का। यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे करके देखा, लगभग 10 to the power 20 के करीब का आता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 123। द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU, अभी ऊपर लिखा गया था ESU में चार्ज का कितना होता है, तो ये होता है एक्चुअली 3 × 10⁹ ESU। इसमें 3 नहीं दिया है, उसके क्लोजेस्ट ऑप्शन ये है 2.99 × 10⁹ ये एक्चुअली 3 × 10⁹ देना चाहिए, क्लोजेस्ट ऑप्शन यही है, तो ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज का पूछा है, ओके सॉरी, इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 × 1 कूलम, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो फिर उतना ही आएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब एक कूलम ESU में होता है 3 × 10⁹, तो यहाँ पे हम रख देंगे, ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 × 3 × 10⁻9, क्योंकि ESU में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 1 कूलम के बराबर होता है 3 × 10⁹। सो अब देखिए 1.6 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 4.8, और 10⁻⁻19 में से 10⁻9 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 4.8 × 10⁻⁻10, क्योंकि 9 निकल गया है। सो 4.8 × 10⁻10, अभी कितने लोग बोलते हैं सर गलत बता के निकल गए, चलिए ध्यान आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, 4.8 × 10⁻10, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज ESU में 4.8 × 10⁻10 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो कूलम था यानी SI यूनिट को हमने ESU में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, यानी CGS यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा है, और पीछे एक क्वेश्चन आया था कि एक कूलम में कितना ESU होता है, यानी CGS यूनिट में एक कूलम कितने के बराबर होता है, तो एक कूलम याद रखिएगा 3 × 10⁻9 ESU के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 4.8 × 10⁻10 ESU में, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ेंगे, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन था, मैं गलती करने ही वाला था मैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान नहीं देने पे गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग ऑप्शन मारें, बहुत ध्यान से पहले पढ़ें ऑप्शन, उसके बाद एग्ज़ाम में देखिए किस में आप श्योर हैं। इतना पढ़ के जाइएगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन को बनाया जाए और कौन से क्वेश्चन को छोड़ा जाए। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछ रहा है, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 × 10⁻12 फराड पर मीटर या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट होता है और फराड पर मीटर भी होता है। आगे बढ़ेंगे, इसको रफ किया जाए। सो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका, सी, 8.85 × 10⁻12। आगे बढ़ा जाए, आगे है ये सब पूरा, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी लिखा हुआ है, इसका डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला भी क्रिएट करके रखा गया है। एनीवे कैसे किया गया है, ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, तो के का वैल्यू यहाँ पे निकाल लोगे, के का यहाँ पे निकाल के और के का वैल्यू को रिवर्स कर दो तो आ जाएगा इसका वैल्यू, के का यहाँ पे निकाला गया है। सो फोर्स का MLT
ML_T-2 होगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ML_T-2 L2 R² के लिए L2 80 × A2, ठीक है। सो T-2, सो T-4 हो जाएगा, सही है, वो मिट गया है। सो M का M ही रहेगा। L कितना हो गया, M L है और L2 है तो L3 हो जाएगा। T-2 है ऊपर और ये T2 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो T-4, ये भी ठीक है। T-4 ML3 T-4 और A2 नीचे है ऊपर जाके A-2, ठीक है। इसको बस पलट देना है तो ε0 का हो जाएगा, क्योंकि 1/4 पाई ε0 किसके बराबर होता है, K के बराबर। सो K को इधर भेजिए और ε0 को इधर भेजिए। सो 4 पाई का कोई यूनिट होगा नहीं तो K का यूनिट को बस पलट देना है। सो ε0 का यूनिट क्या हो जाएगा, M प्लस है तो M-1 कर दीजिए, L-3 है तो +3 है तो L-3 कर दीजिए, T-4 है तो T+4 कर दीजिए और A-2 है तो A2 कर दीजिए। यानी सब इसका पलट देना है, इसको रिवर्स कर देना है। नीचे देखेंगे, इसको रिवर्स कर दिया गया है, ये ε0 का है। SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट P = होता है 2QL। सो Q मतलब कूलम और लेंथ मतलब मीटर, कूलम मीटर। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया कूलम मीटर 125। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला क्या होता है, फाई = इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, EDA cos थीटा बोला जाता है या EA cos थीटा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, तो एक यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट गया तो वोल्ट मीटर। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम रखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 2 यूनिट, एक होगा वोल्ट मीटर और एक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 2 यूनिट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 2 यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर। यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है, देख लेंगे। सो यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और यहाँ से वोल्ट मीटर, यहाँ से लिखा हुआ है वोल्ट मीटर। आगे बढ़ेंगे, ख़त्म हो गया क्वेश्चंस। सो आई होप कि जितने क्वेश्चंस मैंने बताए हैं लगभग 250-300 के ऊपर क्वेश्चन बताए हैं मैंने, और इन 300 में मैंने आपको 600 का कॉन्सेप्ट दिया है। So if you look at these videos very carefully, you will be able to score more than 50 question you will be able to solve. Out of 70 you will be able to solve 50. आपको ये सोचना पड़ेगा कौन सा बनाया जाए और कौन सा छोड़ा जाए। Anyway, wish you all the luck. मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क स्कोर करें आप। अब ऑब्जेक्टिव के बाद अब कोशिश करूँगा मैं कि सब्जेक्टिव लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।